listening. कम्युनिकेशन टुडे की 22वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, कम्युनिकेशन टुडे जयपुर से प्रकाशित एक मीडिया त्रैमासिक है जो पिछले 24 वर्षों से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है और ये वर्ष कम्युनिकेशन टुडे का रजत जयंती वर्ष है। इसके माध्यम से हमने ये प्रयास किया है मीडिया के क्षेत्र में जो शोधार्थी हैं, मीडिया कर्मी हैं, अध्येता हैं, जो कुछ शोध अनुसंधान कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, उनको इस माध्यम से देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और पाठकों के समक्ष उनको प्रस्तुत करें। जब एक दौर आया पेंडेमिक का, सब कुछ थम सा गया था, उस समय हमने ये सोचा कि ये जो तकनीक ने एक विकल्प हमको दिया है, तो क्यों नहीं हम इसके माध्यम से इस वैचारिक विचार विमर्श की नियमितता को बरकरार रखें। यही सोच करके 2 अक्टूबर गत वर्ष गांधी जयंती के अवसर पर हमने ये विचार श्रृंखला शुरू की। उस क्रम में मीडिया के विभिन्न विषयों पर देश विदेश, बाहर से भी हमने 1-2 बार अपने कुछ मित्रों को, विद्यार्थियों को आमंत्रित किया था जिन्होंने इसमें सहभागिता की। तो इस प्रकार लगभग शताधिक विशेषज्ञों को हमने इसके माध्यम से जोड़ा। हमारी ये कोशिश होती है कि जो विचार विमर्श यहाँ हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड करें और सोशल मीडिया के माध्यम से उसको सर्कुलेट करें, ताकि जो मित्र समय की अनुकूलता न होने के कारण नहीं जुड़ सके, वे भी अपनी समय और सुविधा के अनुसार उस परिसंवाद को, उस बातचीत को सुन सके और इससे लाभान्वित हो सके। कम्युनिकेशन टुडे की ओर से आज जो ये आयोजन किया जा रहा है, इसके पीछे एक विशिष्ट सोच रहा है। आज का दिन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी जयंती आज पूरा देश समारोह पूर्वक आयोजित कर रहा है। देश के अनेक अंचलों में सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता पड़ा इस तरह की वेबिनार्स आयोजित की जा रही हैं और इस माध्यम से उनके उस पूरे वैचारिक दर्शन को सोचने समझने का या नए संदर्भों में उसका इंटरप्रिटेशन या विश्लेषण करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, यही सोच करके हमने डॉक्टर अंबेडकर पर केंद्रित ये आज की वेबिनार यहाँ आयोजित की है। डॉक्टर अंबेडकर, उनका जीवन संघर्ष और तपस्या का पर्याय था। वो दौर लगभग पिछली शताब्दी का प्रारंभिक दौर, उस दौर में किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई की नियमितता को बरकरार रखा। उनके पिताजी सेना में एक सूबेदार थे। बंबई के एक स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग परीक्षा पूरी की और बड़ौदा नरेश के सहयोग से उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलता है। वहाँ उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, पीएचडी किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाने का उनको अवसर मिला, जर्मनी के विश्वविद्यालयों में उनको पढ़ने का अवसर मिला। तो एक अंतर्राष्ट्रीय जो अनुभव उनका था, उसका लाभ इस देश को भी मिला। क्योंकि मैं स्वयं पत्रकारिता शिक्षण से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनका जो पत्रकारिता का पक्ष है, निश्चय ही वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा और महत्वपूर्ण है। मात्र 29 वर्ष की उम्र में मूक नायक जैसे अखबार का, पत्र का प्रकाशन करना। मूक नायक, देखिए नाम में ही कितना गहरा प्रतीकार्थ छिपा हुआ है। मूक, जो मौन है, समाज का ऐसा वर्ग जो शायद अपनी बात उस दौर में कह नहीं पाता था। उस समय आज की तरह से आपके पास तकनीकी सुविधाएं नहीं थी। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी बात कह पाने में वो सक्षम नहीं हो पा रहे थे। उस दौर में उस समाज के वंचित, दलित, उपेक्षित, साधन विहीन वर्ग की आवाज को एक तरह से उस मूक नायक के माध्यम से उन्होंने प्रकट करने का एक प्रयास किया। हालांकि अखबार लंबे समय चल नहीं सका। आर्थिक संघर्ष, उस समय हर अखबार के साथ जुड़े हुए थे। उसी आर्थिक संघर्षों का शिकार
₹2500 की सहायता बड़ौदा नरेश से मिलती है, साहू जी से, वहाँ, जो स्वयं कहीं ना कहीं इन सामाजिक आंदोलनों के प्रणेता रहे हैं। उनका सहयोग पाकर के उन्होंने साल 1.5 साल तक इसका प्रकाशन किया। लेकिन मूक नायक से जो उनकी यात्रा शुरू होती है वो प्रबुद्ध भारत तक जाती है। समाज के उस शोषित दलित व्यक्ति की आवाज बनकर एक प्रबुद्ध भारत का सपना देखना। 1956 तक वो अखबार चलता रहा, प्रबुद्ध भारत। बीच में समता और जनता नाम से भी उन्होंने उसके नाम रखे थे। मूक नायक से प्रबुद्ध भारत तक की लगभग 36 वर्षों की डॉक्टर अंबेडकर की वो पत्रकारिता की यात्रा और भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में, जो हमारी ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जिस तरह का संविधान हमको दिया, पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। न जाने कितने क्षेत्रों में उनका योगदान रहा। एक समर्थ, आर्थिक दृष्टि से सक्षम, लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने का उन्होंने सपना देखा था। आज हम डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व के इन्हीं विभिन्न पक्षों पर चर्चा कर रहे हैं, उन विशेषज्ञों के साथ जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के इन जीवन मूल्यों का गहन अध्ययन, चिंतन, मनन और शोध किया है। उस दौर के समाज को, उस दौर की परिस्थितियों को उन्होंने उपलब्ध साहित्य के माध्यम से देखने, परखने की कोशिश की है। तो आइए उनसे हम सुनेंगे कि किस प्रकार समाज के उस उपेक्षित वर्ग के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए, इन सारी चुनौतियों के बीच में डॉक्टर अंबेडकर ने किस प्रकार से अपनी उस संघर्ष यात्रा को आगे बढ़ाया। आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रोफेसर सुधीर गवाने, जो अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, शीघ्र ही जुड़ेंगे। उन्होंने अंबेडकर जीवन दर्शन के साहित्य का जिस तरह का शोध किया कि सीरीज में उन्होंने उसके प्रकाशन मराठी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किए हैं, वो उनकी निश्चय ही एक बहुत रोचक और रोमांचक यात्रा है। वो जब ज्वाइन करेंगे तो उनका परिचय विस्तार से दूंगा। हमारे साथ प्रोफेसर सुरेंद्र कटारिया हैं, जो इस समय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में लोक प्रशासन विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। लगभग 2-2.5 दर्जन उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और भारतीय संविधान के एक तरह से वो विशेषज्ञ हैं और अंबेडकर की इस योगदान को उन्होंने बहुत गहराई से देखा, समझा, महसूस किया है। हमारे साथ तुषार गायकवाड़ जी हैं और उनका जुड़ना इसलिए रोमांच पैदा करता है कि मूक नायक की जो एक सदी की यात्रा है उसको एक तरह से याद दिलाने में गायकवाड़ जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तुषार जी ने मूक नायक अखबार फिर शुरू किया है, यह उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। अंबेडकर के विचारों के प्रतिनिधि पत्र के रूप में तुषार गायकवाड़ जी का यह योगदान, स्वयं एक पत्रकार हैं, मुख्यतः पूना में रहते हैं। मूक नायक शुरू करने के पहले उन्होंने कुछ अखबारों का प्रकाशन किया, लेकिन मन में यह ठान रखा था कि मुझे उस अखबार को पुनर्जीवित करना है। गूगल पे चेक किया, बहुत कुछ कोशिश की, कहीं से वो नाम उनको वापस मिले। कुछ परेशानी आई, तकनीकी व्यवधान आए, लेकिन मुझे लगता है जब शुभ संकल्प के साथ कोई यात्रा शुरू की जाती है तो अंततः उस शुभ संकल्प की विजय होती है और उनको ये मूक नायक जो टाइटल है वो उनको उपलब्ध होता है। आज इस मूक नायक की शताब्दी वर्ष में हम उस मूक नायक के माध्यम से, हालांकि प्रारंभिक दौर में अंबेडकर जी का नाम उसमें नहीं छपता था क्योंकि वो सरकारी नौकरी में थे, अपने मित्र को उन्होंने संपादक बनाया, लेकिन मूलतः सामग्री संकलन, चयन, संपादन का सारा दायित्व अंबेडकर जी पे ही था। और अंबेडकर जी ने जिस तरह से उस समय झेला पत्रकारिता के प्रहारों को भी, समकालीन पत्रों को, उससे विचलित नहीं होते हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा, जो कुछ कहा अपने अलग अलग वक्तव्यों में, मुझे लगता है कि उसका गहराई से अध्ययन किया जाए तो शायद आज की पत्रकारिता की आवश्यकता वही है। उनकी अपेक्षा थी मीडिया से, पत्रकारिता से पूर्वाग्रह से रहित होकर के रिपोर्टिंग की जाए, तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की जाए, व्यक्ति पूजा नहीं की जाए, समाज और राष्ट्र के हित में पत्रकारिता की जाए। यही तो प्रतिमान थे पत्रकारिता। उन्होंने किसी भी शासन, लोकतांत्रिक समाज के लिए उस प्रेस की भूमिका को स्वीकार किया। तो मुझे लगता है आज की चर्चा हम उसी मूक नायक के इस समय जो संपादक हैं
और अंबेडकर के विचारों के प्रतिनिधि पत्र के रूप में जो ये सारा मेहनत कर रहे हैं तुषार गायकवाड़ जी, हम उनसे बातचीत शुरू करें कि किस तरह से उनको प्रेरणा मिली, कैसे अंबेडकर जी के इस पूरे जीवन दर्शन ने उनको प्रभावित किया और एक संकल्प के साथ उन्होंने इस मूक नायक को शुरू किया। मैं आमंत्रित करता हूं तुषार गायकवाड़ जी को उनके अनुभवों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। भाई तुषार गायकवाड़ जी जो पूना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार जी, आप माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, माइक आपका। तुषार जी, माइक माइक आपका अनम्यूट कीजिए। माइक माइक बंद है आपका। हेलो। हाँ, ठीक है। आ रही है आवाज अभी? हाँ, अब आ रही है। धन्यवाद सर जी, आपने जो इतना मेरे बारे में इतने सब जितने शब्द कहे आपने। जस्ट 2 बार आपकी और मेरी फोन पे बात हो गई है। इतने में ही आपने मेरे बारे में इतनी जानकारी हासिल कर दी बात करते करते ही, उसके लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी को और पूरे भारतवासियों को 130वीं जयंती की भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं मेरी मेरी बात यहाँ पे रखने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मृणाल चटर्जी साहब को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनकी वजह से आपकी और मेरी पहचान होगी। ठीक है। आपने जो अभी ये मुझे सवाल किए हैं कि मूक नायक चालू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिल गई। भारत देश जो अभी चल रहा है, उस देश के संविधान निर्माता और एक तरह से भारत के फाउंडर ही बाबा साहब अम्बेडकर जी है, ये हम सभी जानते हैं। मैं ऐसे ही पत्रकारिता जब कर रहा था, उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था कि यार हमें ये चालू करना चाहिए, मतलब ये मूक नायक न्यूज़पेपर जो चालू करना चाहिए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मेरे ध्यान में ये आया था कि ये बाबा साहब ने ये अखबार बंद नहीं किया हुआ था, ये बंद हो गया था अखबार। मतलब 1 साल चलने के बाद वो बंद हो गया था, अपने आप बंद तो नहीं हुआ ये, क्योंकि ये जब वो अपना अधूरा एजुकेशन पूरा करने के लिए बाहर गए, उस वक्त अपने दोस्त को, अपने अभी जैसा जिक्र किया वैसे अपने दोस्त को ये चलाने के लिए दिया उन्होंने, और वो अधूरा एजुकेशन जो पूरा करने के लिए बाहर गए, उस वक्त वो ये अखबार जो है वो दोस्त को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ा नहीं पाई। उस वक्त की कुछ कठिनाइयाँ रहेगी, वो आपने अभी उसका जिक्र किया कि फाइनेंशियल वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे। मेरे दिमाग में जब ये आया कि मैं इसका सर्च कर रहा था, उस वक्त ये मुझे मैंने पहले एप्लीकेशन 2016 में की थी इसकी, ये नाम मुझे मिल जाए मराठी में करके, लेकिन ये नाम यूपी में एक मेरे दोस्त ने लिया हुआ था। वो उनका भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ रहेगा, क्योंकि वो भी चला नहीं पा रहे थे। उन्होंने उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लेके रखा था, इसकी वजह से उनके पास ये अखबार था। काफ़ी सर्च करने के बाद उनका पता मुझे मिल गया, काफ़ी सर्च करने के बाद। और मैं खुद जाके उनको वहाँ पे ढूंढ लिया, मैंने जाके ढूंढ के मैंने उनको उनसे ये बात की कि यार ये इतना बड़ा नाम आप लेके बैठे हो, ये नाम एक तो आप चलाओ या मुझे दो। तो वो मेरे मतलब वो उस वक्त से मेरे इतने अच्छे दोस्त हो गए, अभी 2 दिन में आपकी और मेरी जैसी दोस्ती हो गई, उस वक्त से वो इतने अच्छे दोस्त हो गए। उन्होंने कहा यार इतने लंबे दूर से, मतलब महाराष्ट्र से आप अगर इस नाम के लिए आए हो और बाबा साहब के नाम के लिए आए हो, तो आपको मैं ये नाम दे देता हूँ, आप ये चलाओ नाम आगे, मतलब ये अखबार आप चलाओ। ऐसे करके उन्होंने मेरे नाम पे अखबार ट्रांसफर कर दिया, और 31 जनवरी 2021 को इसका हम लोगों ने पहला पुनः प्रकाशन किया, 31 जनवरी 2021 को, क्योंकि ये ही डेट बाबा साहब ने रखी हुई थी। इस अखबार में ये नाम लेने के लिए मुझे इतनी कठिनाई आई है। अभी पूरी तो पूरी की पूरी कहने के लिए ये जगह तो अभी नहीं है, क्योंकि सामने हम लोग नहीं बैठे हैं, लेकिन कुछ भी करके मुझे ये लेना था और मैंने वो ले लिया। ऐसा मेरा थोड़ा सा ये संघर्ष मैंने शॉर्ट में आपको बताया है, यही है ये थोड़ा सा, मतलब मेरा संघर्ष ये नाम चालू करने के लिए। चलिए तुषार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। आपने अंबेडकर जी के विचारों को इस पत्र के माध्यम से जीवंत और जीवित बनाने का प्रयत्न किया। पूना में रहते हुए कि पूना के साथ अंबेडकर जी का संबंध रहा। उन्होंने उस दौर में 2 कॉलेजेस भी खोले थे, बॉम्बे में और औरंगाबाद में, ये सोच करके कि जो लोग आर्थिक अभावों के कारण जो बच्चे पढ़ाई में नहीं जा सकते हैं, इस तरह का उन्होंने फंड क्रिएट किया। तो अंबेडकर जी का योगदान बहुआयामी रहा। उन्होंने बहिष्कृत भारत करके भी अखबार निकाला था, जिसका बाद में नाम उन्होंने प्रबुद्ध भारत कर दिया था। तो अंबेडकर जी का एक योगदान बहुआयामी रहा। विशेषकर ऐसा नहीं है कि अंबेडकर जी केवल दलितों के ही नेता थे। वस्तुतः उन्होंने समाज के उन साधन विहीन और वंचित लोगों की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। आजादी के बाद वो सांसद भी बने, पहले कानून मंत्री भी बने, उस समय भी अनेक कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जब हिंदू बिल पास नहीं हो पाया संसद से, तो उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया। और बाहर निकल करके भी जिस तरह के सामाजिक आंदोलन उन्होंने पूरे दौर में चलाए, मुझे लगता है अपने बहुआयामी योगदान के लिए वो सदा याद किए जाते रहेंगे। दलित साहित्य पर पीएचडी जो उन्होंने की है हमारे साथ डॉक्टर वी रत्नमाला, मूलतः तमिलनाडु से हैं और इस समय मिजोरम यूनिवर्सिटी में आप मीडिया शिक्षण का काम कर रही हैं। हमारा सौभाग्य है कि एक दलित साहित्य की अध्येता के रूप में जो आपका अनुभव है, और चूंकि मीडिया से आपका इतना लंबा जुड़ाव है, तो इनके अनुभवों का लाभ हमको सुनने का मिलेगा। मैं औपचारिक रूप से जो आपका परिचय है वो जानकारी इसलिए देना चाहता हूं ताकि हमारे जो श्रोता हैं उनको भी ये जानकारी मिले कि जिस शख्सियत को, जिस विशेषज्ञ को हम सुन रहे हैं, उनका जो एक सारा कार्य क्षेत्र है वो किन किन क्षेत्रों में रहा है। डॉक्टर वी रत्नमाला इज एन एसोसिएट प्रोफेसर in the Department of Mass Communication, Mizoram University, Aizawl. She was a visiting fellow at Institute for Comparative Modernities, New York, during February-June 2020. She is also the coordinator for the Science and Technology. Prior to join here, she has worked as lecturer in the Department of Mass Communication, Manomaraniyam Sundaram University, Tirunelveli, for 3 years. Her area of research is media coverage of Dalit issues. The title of her doctoral thesis is Dalit Issues and Tamil Nadu, the coverage of Dalit participation in politics in the Southern District of Tamil Nadu. Dr. Ratnamala has presented papers in the national and international conferences. She has also published 2 books and 20 research papers extensively. She is also in the editorial board of Mizoram University of Humanities and Social Science Journal, and she has edited 2 issues of Mizoram University Journal. Her research interest includes media and minorities, caste and communication, race, space and the city, science communication, media and conflict reporting, and political economy of media. She is teaching theories of communication, advertising, research methodology, media and gender, radio production, and media culture and society. She has successfully guided and awarded 2 PhD scholars and more than 50 postgraduate dissertations. She was the recipient of Young Scholar Award from CRP South in 2014. She was the head of the Department of Mass Communication, Mizoram University during 2014 and 17. She recently completed a joint research project titled Race, Space and the City under ICSSR India and NIHSS साउथ अफ्रीका। तो हम देखेंगे रत्नमाला जी का एक बहुत वेरीड वाइड एक्सपीरियंस है, विविध अनुभव आपका रहा है। और मेरा सौभाग्य रहा है जब ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी तब इनके विभाग में एक ऑफिशियल असाइनमेंट पे जाने का, व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने का भी एक लंबे समय बाद इस आभासी मंच के माध्यम से उनसे वापस मिलने का एक अवसर मिला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर रत्नमाला जी से इस अवसर पर अपने विचारों का हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर रत्नमाला। रत्नमाला जी आपका माइक ऑफ है, माइक ऑफ है। सॉरी ओके।
Thank you so much, sir. Thank you so much for your generous introduction and also the wonderful opportunity to speak on this important occasion of B.R. Ambedkar's, Baba Sahib Ambedkar's 130th birthday celebration. So I wish everyone a happy, happy Ambedkar Jayanti. And I just want to start with one quote that we are here because he was, like, we are all like getting this opportunity because of Ambedkar. So today, like, I just want to throw some light on how what are the views of Ambedkar on the Indian media, and also how the Indian media was representing Ambedkar. So I'll just start with it. Actually, it is a small work from my thesis. So I even published a paper on this Ambedkar and media. So I'll like present from that one. I apologize to the people that, like, I think I'm not comfortable speaking in Hindi, and that's what I'll be like speaking in English. Hope, I think it would have a wider reach. Okay. So I'll just start with it. So I just want to start with it. Like today, also the topic is that, Ambedkar, voice for voiceless. Actually, I just want to like start with the quote of Arundhati Rai. There is really no such thing as the voiceless. There are only the deliberately silenced or the preferably unheard. So I just want to like speak on those issues, like why Dalits and Ambedkar was like deliberately silenced from the media and why they were preferably like unheard. So the history of press in India, it's a history of the freedom movement in the country. To a great extent, the Indian National Congress owed its popularity and position to the Indian press. So, and we all know that I'm quoting this Mazumdar's work. So the history of the freedom movement happened to be the history of congressmen. So even in India, the history of the press in India is the history of the newspapers run by congressmen. So the history of the oppressed community is being neglected, and the history of the upper and dominant caste is celebrated in India. So the majority, which accepts Mahatma Gandhi as a great journalist, declines to speak about the journalism of Ambedkar or Ambedkar as a journalist or Ambedkar's communication or even the newspapers run by Ambedkar. And even it is a taboo, even in Indian academics, of course. And it is important to identify the different interpretation of the press in India regarding this one. So Ambedkar has a very, like he's a visionary and he's a great intellect, and he has a very clear idea about like how the Indian media is functioning. So he has like mentioned about in his various works, and even Dhananjay Keats' biography of like Ambedkar, he has like mentioned a lot about this one, like Ambedkar's view on media also. So Ambedkar commented about the newspaper in his works. Like his quote, I'm just like giving his quote: it is depressing that we don't have enough resources with us, we don't have money, don't have newspapers. Throughout India, each day our people are suffering under authoritarianism with no consideration and discrimination. Those are not covered in the newspapers. By a planned conspiracy, the newspapers are involved full-fledged in silencing our views on socio-political problems. So he is also like talking about like how the Indian media is deliberately silencing the Dalit issues. And he is also like talking about like, the Indian newspapers were not prepared to represent the caste conflicts, the reason for the conflicts, and the sufferings of the oppressed people due to untouchability. So in his 70th volume, Dr. Ambedkar has spoken about this one, and there is a quote that every day in each village there is conflict between Hindus and Dalits, but nobody knows that. The media are not ready to focus on this issue. And he also have a very clear vision about this media ownership in India. So that's what even like he is the architect of the Indian Constitution, but he didn't give a separate provision for media freedom. So whatever the individual is getting as the freedom of speech and expression is also being like taken as media, press freedom only. And because he has his like own valid reasons,
he observed that the untouchables have no press. The Congress press is close to them and is determined not to give them the slightest publicity. They cannot have their own press, and for obvious reasons, no paper can survive without advertisement revenue. So he knows that like advertisement revenue can only be generated via commercial advertisements. And so all the businessmen, big or small, are associated with the Congress, and they cannot side with the non-Congress institution. And he also has a view on media diversity. So according to Ambedkar, one of the reasons for the conspiracy of the news about the oppressed people in media was the low number of oppressed people in the media. So he was aware of the ownership phenomenon, which plays a major role in, determining the news. So Ambedkar was like talking about how the media ownership is playing a pivotal role in determining a newspaper objective politics, principle, and ideology. And he also said that, like, there is one important observation for him. From him, like he said that the staff of the Associated Press of India, which is the main news distributing agency in India, is entirely drawn from Madras Brahmins. Indeed, the whole of the press is in their hands, and who, for well-known reasons, are entirely pro-Congress and will not allow any news hostile to the Congress to get publicity. These are reasons beyond the control of the untouchables. And, even though we were like historically seeing that how the press was like functioning, or the media was functioning during the Ambedkar's period, and we know the media diversity, or like what we call about like newsroom representation. So, but like nothing has changed even in this like last 70 or 80 years. There is an Oxfam report in 2019, like who tells our stories matters. So representation of marginalized caste groups in Indian newsroom. So in that the report is saying that of the 121 newsroom leadership positions, none of these were belonging to the scheduled caste and scheduled tribe. So it is the sad reality of like Indian media. So 3 out of every 4 anchors of flagship debates are like upper caste, and not one is Dalit, Adivasi, or OBC. And for over 70% of their flagship debate shows, news channels draw the majority of the panelists from the upper caste. And no more than 5% of all articles in English newspapers are written by Dalits and Adivasi. So you can see that even now, Dalit, Adivasi, and OBC are like, kind of like underrepresented in the media. And why we should like concern about the media diversity, a media diversified in terms of like ownership, workforce, and content is very important for a vibrant democracy and also and substantial public sphere. Actually, I'm just like quoting Gail Umber, and she's arguing that the public requires the representation of all sections of the society. If an institution or an organization does not allow representation to all sections of the society, then it becomes a mask to safeguard private interest. So such institutions are not only public, but they are also, they are like only private institutions. So the Dalits are deliberately silenced by the mainstream media by not recruiting journalists and also not giving fair representation to their issues. And also their perspective is unheard and unseen. So this is, like about the media representation of like Dalit issues, or like what are the reasons, right? So media ownership, and then the newsroom composition, everything. But again, how Ambedkar was represented in the media, that is also a very big question. So also, we also know that he is a national leader, but he is always like projected as a Dalit leader. And that's only because of the media. So how the media has represented Ambedkar during his times and also like now, they haven't like changed much actually. So Ambedkar is like, is always identified as a leader of the Dalits and nothing else. And they are also kind of like giving a portrayal that he only, worked for the upliftment of his people. But actually he try to uplift like each and everyone, right? So he is like talking about equality and social justice. So that's a thing. But his views are like always marginalized by the media. So, like what are the contributions of like Ambedkar, like the universal adult franchise, like,
irrespective of your caste, creed, and religion and sex, like you have the right to vote. And like we have this Women and Child Labor Protection Act, and for the women particularly, like whatever Ambedkar has done, the maternity benefits, and even the property rights, and also like adoption, and then divorce, and so many other things. And even his contribution to labor, also like how he is with this Women and Child Labor Protection Act, and also like health insurance, provident fund, dearness allowance, and also the 8-hour workday, like 9 to 5 jobs what we are having, that is also like only because of like Ambedkar. But it was like always kind of underrepresented in the media, or always like misrepresented in the media only. So and I'll just like quote like one study, for example, the Mahat protest, and you all know that the Chowdhury tank in Mahat, and then the oppressed people marched to the Chowdhury tank in Mahat, led by Ambedkar, and asserted their right to drink water by drinking water from the tank in March 1927. Okay, so this issue was how the press, represented that one. Keir has noted in his like book, for doing that, the caste Hindu groups attacked the unknown people. That was during the first big open depressed classes conference. And this topic became an important news item all over India. In Maharashtra, newspapers arrayed themselves in two camps. Some denounced this bold step on part of the depressed classes. Some took shelter under the law. A few shed crocodile tears, saying that what took place in the city at the end of the conference was not good. And others congratulated the untouchable Hindus on their courageous acting, vindicating their right. So Ambedkar like faced a lot of criticism for doing that one. How the Ambedkar's protest was misrepresented by the media, as he was like only trying to satisfy the personal ambitions. Okay, and even there were like so many like literature on how Ambedkar was described as potential threat, and how he was an anti-national even during his time. And the very same newspaper, I'll just quote Vartman, a Hindi daily, in their article. The very same newspapers which admired Satyagraha of Gandhi criticized Ambedkar's Satyagraha, right? So it also argued that in the editorial of Vartman that Gandhian Satyagraha was used to legitimize a political fast and to satisfy the personal ambitions of Dr. Ambedkar. And the very same newspapers which represented Dandi Yatra of Gandhi as a Satyagraha refused to accept Ambedkar's Magat struggle as a Satyagraha. Moreover, they derided that struggle as a betrayal, and they never accepted Ambedkar's non-violent protest as Satyagraha. So, the Magat struggle and even the Nasik temple entry movement, which were led by Ambedkar, were not considered as Satyagraha by the mainstream. And like the kind of response Ambedkar received from colonial and post-colonial national media, it also reminds how the Black Americans were treated by the white media there. So that is also there. And even there is a quote by one Black American, that he said that the sun shines for all white men but not for colored men. That is very true even in the context of like India. And like how Ambedkar was also like ridiculed in the newspapers in the form of like cartoons. There is a wonderful work by Unnamati Shyama Sundars, No Laughing Matter, the Ambedkar cartoons. Here the cartoonist scholar, like, he just featured the 122 cartoons which were published during 1932 to 1956. And he only like focused on three things, like the three main aspects of like Ambedkar's work: his drafting of the constitution, his work on piloting the Hindu code bill, and his decision to leave Hinduism. So they were all, kind of like ridiculed much. And even he was, kind of,
humiliating postures. Like they always like drew Ambedkar in very humiliating postures, and they try to like show him as short, and he was always shortest in the picture, and oftentimes he also be like drawn like a woman and sometimes a sex worker also. So I'm just quoting everything from that book only. So that's what. So like Ambedkar, who tried to abolish untouchability, was portrayed as Bhimashur against the Indian society. So we can see that how Ambedkar was not given importance by the media in terms of like the space, the placement, and the usage of language. The very same newspapers which always, give more space to Gandhi's protest and his public meetings and public speeches, but they hardly give any space to Ambedkar. So even there is an article in a Tamil magazine called Samatvam, like on regarding Ambedkar's visit to Chennai and his public meeting. But how they have like kind of underrepresented him is that they have just devoted like, or they just report Ambedkar's meeting, even though like thousands of people attended the meeting also, even though it's a like mass rally, but still they would be like reporting only in a single column. Okay, so that was that. So you cannot like deny how the Indian media was very casteist, and how it was always casteist in the nature of representing Ambedkar, and also representing Ambedkar's views, and also like representing Ambedkar's idea of social justice. And because of these things only, like when he was like seriously negatively depicted, and there was no space for the social justice, then only he started his newspaper. So Ambedkar was also a great journalist. He started like 4 newspapers, and then he was like successfully running, but like mostly because of this money and other issues, they could not like continue those things. Okay, so that was that. So you can see like he was like his important contribution of like starting his own thing. He started Muk Nayak in 1920, right? So with the help of Maharaja of Kolhapur, and even though he was not the official editor, but it was considered as his mouthpiece. And it was very interesting. Kesari newspaper, which was run by Tilak, they refused to publish the advertisement about Muk Nayak, because even they thought that even though it's a paid advertisement and they are like paying, willing to pay money for advertising about the newspaper, but Kesari, they refused to even announce it, because they thought that even publishing advertisement about their newspaper was also considered untouchability. So that is one thing. And what I want to say is that actually we are like kind of undermining, or like Ambedkar's idea are being like underrepresented. And even in Indian communication work also, whenever we talk about like caste, everyone would say that media is very modern, right? So they say that whatever like involves modern technology, then there won't be any caste. So why you want to like study about like caste which is in the media, no? So I just want to quote Ambedkar's view, that is like caste is a state of mind, right? It's a kind of state of mind. And then how this caste Hindu society is like thriving on this artificial hierarchy, and how they are like getting benefit out of it. So the society, it's like very casteist, right? So whatever in the society, it is also being carried over to the media. So we should not like think that like whoever like works in the media, he is also a human being from this society, right? So whoever like who comes from this society, he also carries his like that casteist attitude and perceptions are there. And they are also not giving access to the Dalit OBC people, right? So there were like so many research on it also, like the media ownership, and also the newsroom composition, right? And even I have did one research on the
status of Dalit journalist in Tamil Nadu. So how, even to get an internship or even to get a job also, how caste it's playing a major role. So we are not like, discussing. So what is the problem is that we always think that caste is something like it should be like not be discussed within the classrooms or within the university. So it should be like always kept outside. So if we are like keep on ignoring and the presence of caste in the Indian society, and we will also keep on, like ignoring the presence of caste in the Indian media, right? So I think like there is a like it's already been is like 130 years of like Ambedkar's this one, but even now it's not being like included in the curriculum or not even being like discussed, or people are not ready. We are always kind of like denying, right? There is always a denial, like we always deny that there is no caste. By denying it, like we cannot just prove it, like even it's not only the mainstream media, you can see in the digital media. So there is an work by Dilip Mandal. He said that how the upper caste is dominating the digital media also. Like when you go like Twitter and Facebook also, what's happening. And even today there is one trending on the Twitter trending, it's about Jai Bhim and then Ambedkar Jayanti. And there is also alternatively another one trending that is about it was I'll just quote, it's in Hindi, okay? I'll just like read it. It's about wait 1 second. Murk Divas. Okay, Murk Divas. So they are like calling it as Murk Divas. And even Murk Divas also, like in the morning when I checked by 10 a.m., it was like 24.6 tweets. And even now it's like trending. They are like ridiculing Ambedkar and ridiculing the reservation and ridiculing everything. Okay, so that's what. I'll just stop with this. Thank you everyone for your patient listening. धन्यवाद रत्नमाला जी, आपने डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक न्याय का दर्शन और भारत के स्वाधीनता आंदोलन से लेकर के आज़ादी तक का जो दौर था, किस तरह से समकालीन पत्रकारिता के साथ उनका एक एसोसिएशन रहा, किस तरह के उनके विचार थे, पत्रकारिता का कॉर्पोरेटाइजेशन किस तरह से हुआ, कैसे पत्र पत्रिकाओं ने उनकी उपेक्षा की, कैसे दल विशेष के समर्थित पत्र पत्रिकाओं ने उनका एक तरह से विचारों को प्रकाशित करने से इनकार किया। बहुत सारे ऐसे पक्ष थे जिनको लेकर के आपने चर्चा की और आज के संदर्भ में उनकी व्याख्या की। किस तरह से तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में सवर्णों का आधिपत्य था, उस दौर में डॉक्टर अंबेडकर ने उस पीड़ित और वंचित वर्ग की आवाज़ को उठाने के लिए जो उनके प्रयत्न थे, उनको आपने बहुत ही गहराई से रेखांकित किया। और अब आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर सुरेंद्र कटारिया को। प्रोफेसर कटारिया, लगभग आधी सदी पूर्व अलवर के एक छोटे से गांव में आपने जन्म लिया और उन्हीं संघर्षों से आगे बढ़ते हुए आज अकादमिक जगत में इन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। संयोग से प्रोफेसर कटारिया हमारे विद्यार्थी भी रहे, पत्रकारिता का कोर्स भी इन्होंने किया। और जब ये विद्यार्थी थे तब मैं उसी समय से मैं देख रहा हूँ कि अनेक पत्र पत्रिकाओं में, उस समय के राष्ट्रीय पत्र नवभारत टाइम्स आदि पत्रों में भी ये नियमित रूप से छपते रहे। बहुत सारी पत्रिकाओं में भारत सरकार की प्रकाशन विभाग की, चाहे वो योजना है, कुरुक्षेत्र है, उनमें लगातार लिखते रहे। तो इनके उस पूरे अकादमिक विकास क्रम को मैंने बहुत निकटता से देखा और समझा है। यूँ इनके करियर की शुरुआत बड़ी रोचक तरीके से और बड़े गर्व के साथ डॉक्टर कटारिया उस बात को कहते भी हैं, इनके करियर की शुरुआत हुई एक मेल नर्सिंग स्टाफ के रूप में। अब आप देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने मेल नर्स के रूप में अपना करियर शुरू किया, प्राइवेट परीक्षाओं में अपियर हुए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया, फिर पीएचडी की और फिर ये अध्यापन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। लोक प्रशासन, राजस्थान के सरकारी महाविद्यालयों में लोक प्रशासन विभाग के सहायक प्रोफेसर के रूप में करियर की शुरुआत की, लेकिन शोध अनुसंधान के साथ विशेष रूप से जुड़े रहे।
फिर कुछ समय ऐसा भी आया, लगभग 5 साल का, जब इन्होंने इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में, जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, उनके शिक्षण प्रशिक्षण का काम किया। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इन्होंने गहरी रुचि प्रदर्शित की और उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में लोक प्रशासन विभाग में प्रोफेसर के रूप में कुछ वर्षों पूर्व आपकी नियुक्ति होती है। 3 साल वहाँ के विभागाध्यक्ष भी रहे। हेडशिप जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जानते हैं कि हमारे यहाँ रोटेट होती रहती है 3 साल में, लेकिन इस समय ये प्रोफेसर के रूप में है। प्रोफेसर कटारिया ने, जैसा मैंने शुरू में कहा, अनेक विषयों पर किताबें लिखी हैं। लोक प्रशासन से जुड़े हुए, चाहे वो प्रशिक्षण की बात हो, आरटीआई की बात हो, संविधान की बात हो, लगभग 2-2.5 दर्जन से अधिक पुस्तकें आपकी हैं। और दूसरी विशेष बात यह है कि आपकी अनेक पुस्तकों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा, चाहे हम गृह मंत्रालय की बात करें या जो और दूसरे मंत्रालय हैं, उनमें से बहुत सारे मंत्रालयों ने आपकी इन पुस्तकों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया है। संविधान को आपने बहुत गहराई से देखा, समझा है। मेरे विभाग के साथ बहुत पुराना एसोसिएशन आपका रहा। जब आप जयपुर में रहे, इवन उदयपुर में रहते हुए भी, अक्सर संविधान संबंधी जो भी विषय थे उनके अध्ययन अध्यापन के लिए ये हमारे विद्यार्थी संवाद करने के लिए नियमित रूप से आते रहे, बहुत सारे अकादमिक आयोजनों में, और मेरे कई प्रकाशनों में भी इनके आलेख है। तो एक लोक प्रशासन के अध्येता के रूप में प्रोफेसर कटारिया ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। डॉक्टर अंबेडकर का बहुत योगदान रहा, विशेषकर संविधान निर्माण में, और हम तो कहते ही यही हैं कि डॉक्टर अंबेडकर उसके शिल्पकार थे। मैंने आपसे निवेदन किया कि उनका जो एक संवैधानिक जो योगदान रहा उसको लेकर के आप कुछ चर्चा करें, और बाकी जो आप उचित समझते हैं डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के विविध पक्षों को लेकर के मैं चाहूँगा प्रोफेसर कटारिया अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। प्रोफेसर सुरेंद्र कटारिया। थैंक यू सर। मित्रों जो मुझे सुन रहे हैं उनके लिए मैं इतना कहूंगा कि मेरा परिचय इतना काफी है कि मैं प्रोफेसर संजीव बानावत का विद्यार्थी हूँ। तो टेलीविजन पे पहले ऐड आया करता था खेतान पंखे का, खेतान नाम ही काफी है। तो प्रोफेसर बानावत का विद्यार्थी होना ही काफी है, बस फिर उसके बाद दूसरी लाइन बोलने की शायद जरूरत नहीं पड़ती, पर वो स्नेह है अभिभावक की तरह मेरे साथ प्रोफेसर बानावत का। और मुझे जो काम दिया है वो है अंबेडकर साहब का, और संविधान निर्माण के साथ इस देश के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बदलाव में अंततः क्या निकला रिजल्ट। वो यूं है कि एक सैनिक के, सूबेदार के परिवार में, महू में आप जन्मे, और चूंकि आप एक पिछड़ी जाति से हैं, महार जाति से, और उस जमाने में, मतलब वो समझ लीजिए 100-125 साल पुरानी बात है, कोई ऐसा सम्मान नहीं दिया जाता था पिछड़ी जातियों को कि इससे कोई फर्क पड़ता हो किसी सोसाइटी में, साहब ये किसी सैनिक के या राजकाज में नौकरी करने वाले के पुत्र हैं। नहीं, समाज में जातिगत जड़ें इतनी गहरी थी कि वो भेदभाव क्लियर दिखता था। इवन जब वो नौकरी करने आए बॉम्बे के कॉलेजेस में, तो भी उनके लिए अलग से पानी की व्यवस्था रखी जाती थी। तो किसी व्यक्ति का पूरा जीवन, और वो विद्यार्थी बहुत मेधावी हो, मतलब बहुत चीजें को गहराई से फील करता हो, और मेधावी भी हो, प्रतिभाशाली हो, और वो समाज को इस तरह से देख रहा हो कि हमारे सारी जड़ जो है व्यवस्था की, विषमताओं की और जो परेशानियों की, वो कास्ट है। तो बस ये बात जब जिसके घर कट जाए और फिर वो आगे बढ़ने की ठान ले, जिसने सोच लिया, बस फिर वो आगे निकलेगा। पर उस दौर में एक सुखद पक्ष ये है साहब कि वो दौर बदलाव का था। इनका जब किशोर अवस्था, युवा अवस्था आती है, उस समय महाराजा सयाजीराव जी गायकवाड़ बड़ोदरा वाले, वो तो राजशाही मोनार्कियल सिस्टम के थे, फिर भी उन्होंने एक पिछड़ी जाति के बंदे को विदेश भेजने के लिए स्कॉलरशिप क्यों दी। अर्थात समाज में यह बदलाव आ चुका था कि जो मेधावी बच्चे हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। तो ये बदलाव देश में था।
और अंबेडकर साहब के योगदान आने से पहले मैसूर स्टेट ने तो आरक्षण व्यवस्था भी शुरू कर दी थी, 1920-25 के आसपास की बात है। अर्थात समाज में बदलाव था। पत्र पत्रिकाओं का योगदान, आप लोग पत्रकारिता विषय के शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, तो जो तिलक का है, राजा राम मोहन राय का योगदान है, नेहरू गांधी इनके तो समकालीन है, और जो बदलाव देश में था, अंग्रेजी शिक्षा ने भारी योगदान दिया था। अब सारे इस घालमेल बैकग्राउंड के साथ कोई व्यक्ति जब बड़ा होता है तो उसका सारा चिंतन आपको संविधान में दिखाई देता है। वो अलग अलग पक्ष में अभी आपके साथ 10-20 मिनट वो बात करूंगा। अम्बेडकर का सबसे बड़ा जो कोट है, जो शायद मैंने कभी भी अम्बेडकर को बोला हो और उस कोट को नहीं कहा हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। आपने भी सुना होगा, लेकिन आज उसको मैं फिर से रिपीट करूंगा। अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दाढ़ेगा जरूर। तो आज मैं, आप, रत्नमाला जी, तुषार भाई, जितने भी लोग दाढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, और तो उसके पीछे ये कारण शिक्षा है। तो जिस व्यक्ति ने शिक्षा को इतनी गहराई से समझ लिया हो कि शिक्षा अंततः आपको क्या करती है, तो उनका दूसरा कोट क्या कहता है, द कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मानव का अस्तित्व अंततः क्या है कि वह अपने दिमाग को उर्वर बनाए, विकसित करे। इस सामाजिक और व्यक्तित्व विकास के लक्ष्य को लेकर के वो अलग अलग परिस्थिति में अपने अलग अलग प्रयास करते हैं। देखिए 1926 के आसपास वो बॉम्बे की जो विधान परिषद है उसके सदस्य बनते हैं। लगभग 10 साल के बाद वो बॉम्बे की विधानसभा के सदस्य बनते हैं। जब देश की आजादी के से दिन आते हैं, उस समय वो वाइस राय की जो कैबिनेट कह दीजिए, उस कैबिनेट में हमारे श्रम मंत्री बनते हैं, और आजाद भारत में वो पहले कानून मंत्री बनते हैं। इस बीच उनकी जो 2 प्रकार की डीएससी, डीलिट, पीएचडी, वो जो विदेशी संस्थाओं से होती हैं वो, और उसके बाद जो उनके लेखन कार्य है वो सामाजिक व्यवस्था पे उतना अधिक नहीं जितना इकोनॉमिक्स पे। तो भारतीय आर्थिक तंत्र को समझते हुए, लिखते हुए, और जो उनके पत्रकारिता के दौर आते हैं, तो एक व्यक्ति 20-30 साल से इस चीज को महसूस करता है कि मैं ऐसा क्या विधान में व्यवस्था कर दूं कि सामाजिक व्यवस्था बदले। फिर आता है उनका अवसर जो ईश्वर ने उन्हें दिया, वो अवसर आता है संविधान के रूप में। लेकिन उससे पहले जो जो क्रांति कर चुके थे, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि संविधान से पहले उनका सबसे बड़ा योगदान था, वो था आरक्षण व्यवस्था। आपको ध्यान होगा या पढ़ा होगा, जो SC/ST कम्युनिटी, उसको उस जमाने में डिप्रेस्ड सोसाइटी बोला जाता था, दमित वर्ग, पिछड़ा वर्ग कहिए। इस डिप्रेस्ड सोसाइटी के लिए उन्होंने जो 1919 का जो मॉन्टफोर्ड सुधार आए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, तब इन्होंने ये व्यवस्था कहा था कि आप यदि चाहते हैं कि विधानसभाओं में, केंद्रीय विधानसभा, राज्य विधानसभाओं में पिछड़े लोग भी आगे आए, तो आप इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करिए। फिर ये बाकायदा इस लोगों ने बना भी दिया। कटहरा जी सुन नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ तकनीकी समस्या? नहीं, मेरे इसमें टावर में कोई दिक्कत आई थी सर, अब वापस चले गई। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, मैं इसको कर रहा हूँ ठीक टावर। अब आया ना सर? हाँ, ये बीच में इधर कोई दिक्कत थी। हाँ तो आप सुन रहे हैं, हाँ जी सर कंटिन्यू जी, कीजिए। सॉरी, वो थोड़ा था डिस्टर्बेंस इसमें। तो आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने ये करवाई कि जितनी भी मुस्लिम और जो दूसरी कम्युनिटी के लिए भी हुआ था, ये सिखों के, मुस्लिम और दूसरों के लिए भी, कि इनकी सीटें फिक्स कर दीजिए। और विवाद ये उठा, खासतौर से गांधी जी नाराज हुए, वो आमरण अनशन पे बैठ गए थे। उन्होंने कहा था कि ये हिंदू समाज का विभक्तीकरण होगा, ये डाइवर्सिफिकेशन जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है। और आप उसको रिमाइंड करेंगे कि पूना की यरोदा जेल में पूना समझौता हुआ 1932 में, सितंबर 1932 में। उस समझौते में यह किया गया कि गांधी ने यह कहा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा लेकिन इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं दूंगा। तो वो उनकी मूल जो कानून था उसमें यह था कि अलग से सीटें होंगी, उन पे मुस्लिम जो दलित लोग हैं वो अपने
दलित जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। और गांधी के समझौते के बाद, जिसको हम पूना पैक्ट बोलते हैं, पूना पैक्ट ने अंततः ये कर दिया कि सीटें यही रहेंगी, आप इनमें चुने जाने वाले लोग बढ़ा लीजिए, एक सीट पे चाहे आप 2 लोग चुन लीजिए, लेकिन अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी। तो आप एक सीट पे सवर्ण भी चुन लीजिए और दलित भी चुन लीजिए। तो जो कुल 71 लोग चुने जाने थे, शायद 185 ऐसे कुछ हुए, लेकिन अंबेडकर साहब उससे खुश नहीं थे। ये बात उन्होंने अपने अखबारों में भी कही और सार्वजनिक मंच पर भी कही कि ये जो दबाव है समाज का, तो जो रत्नमाला जी कह रही थी, वो तो सब जगह ही है, आज भी था, कल भी था और पहले भी था, लेकिन इसने क्रांति को जन्म दे दिया। और वो क्रांति ये है साहब कि जब चुने जाने वाली दर थी डिप्रेस्ड सोसाइटी की, वो एकदम तेजी से बढ़ गई। तो एक तो आपने शिक्षा का योगदान कर दिया, दूसरा आपने विधानसभाओं में, केंद्रीय विधानमंडल में अपनी आवाज उठाने के लिए तो खुद विपक्ष के नेता थे बॉम्बे विधानसभा में। तो ये समझ में आ गई थी कि यदि सामाजिक व्यवस्था आधुनिक शिक्षा में बदलनी है तो आपके पास कानून वाला हथियार होना चाहिए। अब आया इनके पास इस संदर्भ को ध्यान में रख करके संविधान निर्माण का काम। जब संविधान निर्माण का काम आया तो उसमें नेचुरली जो 399 लोग चुने गए थे देश भर से, वो सब कानून के जानकार थे। वो चाहे फिर इलेक्शन से जीत के आए हो या राजस्थान जैसे प्रिंसली स्टेट से राजाओं ने नॉमिनेट किए हो, पर वो सारे के सारे ज्यूरिस्ट लोग थे, कानून के पढ़े लिखे, जो मतलब कानून निर्माण का। उस इनका एकदम से आपने प्रारूप समिति के लिए इनको अध्यक्ष नहीं बनाया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। जब समितियां बनाई गई तो वो 3-4 महीने बाद ड्राफ्ट कमेटी का निर्माण जब होने लगा, इन्होंने नहीं कहा था मुझे बनाया जाए, चूंकि ये विदेश से पढ़ करके आए थे, इनका इतना सारा लेखन हो चुका था 1946 तक, तब इनको ये दायित्व दिया गया था रिक्वेस्ट करके। आप जब संविधान बनाने के काम में जुटे अंबेडकर साहब, तो लगभग 65 संविधान दुनिया में उस समय चल रहे थे जिनको इकट्ठा किया गया। अब आप आज की तारीख में भी इस बात को बहुत बार बोला जाता है, अभी मैम कह रही थी ना मूर्ख दिवस, इस तरह की जो टीका टिप्पणी करी जाती है, इसका मतलब उन लोगों को मूलभूत चीज पता ही नहीं। अपने संविधान के जो वाद विवाद हुए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, उसके कई वॉल्यूम में किताबें बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में होंगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी है, आप उनको देखिएगा। उनमें एक चीज आपको बड़ी खास मजेदार मिलेगी साहब, एक एक अनुच्छेद पे चर्चा होती है और एक एक अनुच्छेद पे प्रत्येक सदस्य अपने उसके पक्ष में विपक्ष में सुधार करने के लिए बहुत सारी चीज बोलता है। और आप पाएंगे कि हर एक डिबेट का अंतिम उत्तर अंबेडकर जी का दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन नहीं है, अर्थात पर्याप्त संतुष्टि उस पे है। या तो संशोधन स्वीकार कर लिया गया, या उसमें संशोधन कर दिया गया, या उसे हटा दिया गया, लेकिन लोग संतुष्ट हुए हैं पूरे 2.5 साल तक, 2 साल 11 महीने 18 दिन जो हम बोल रहे हैं, ये अंबेडकर जी का उसमें योगदान है। अब दूसरे लोग ये कहते हैं कि हमने इस संविधान को दुनिया जान से कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और ये उठा लिया और हमने ये क्या संविधान बनाया, इतना बड़ा बना दिया कि अमेरिका का संविधान तो केवल 13 अनुच्छेद जेब में रख लीजिए, जैसे आप वो टेलीफोन पॉकेट डायरी रखते हैं इस तरह से, और हमारा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसका भी जवाब दिया गया है कि हमने दुनिया जान के संविधानों से इसलिए नहीं लिया है कि वो संविधान हमें अच्छे लगे, वो संविधान जो दुनिया में थे उनकी अच्छी अच्छी चीजें हमने हमारे सिस्टम, हमारे अनुकूल, भारतीय जन आकांक्षाओं के अनुकूल हमने संविधान बनाया है। किसी व्यक्ति ने इतनी मेहनत करी हो कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जैसी चीज तो कोई आदमी अमेरिका से लेता है, इमरजेंसी के प्रोविजन कोई जर्मनी से लेता है, नीति निर्देशक तत्व कोई आयरलैंड से उठा करके लेता है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम हम उठाते हैं ब्रिटेन से, और देश की संघीय व्यवस्था हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से ले रहे हैं। इतना सारा व्यवस्था आपने एक कोई भी संविधान हमें इतना परफेक्ट नहीं लगा दुनिया का कि हमने उसकी कॉपी करी हो, नहीं। इस चीज का संविधान सभा में बड़ा खुलकर के चर्चा हुई और ये कहा गया कि हमने दुनिया के किसी संविधान को अडॉप्ट नहीं किया है, हमने खुद को आधुनिक व्यवस्था के अनुकूल अडेप्ट किया है, हमने अनुकूलन योग बनाया है खुद को। और उसका आप देखिए, जब वो कहते हैं एक अनुच्छेद की चर्चा करते टाइम उनकी एक बात याद आती है, अनुच्छेद 356 पे चर्चा चल रही थी। इतने आशावादी आदमी थे अम्बेडकर साहब, वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में कभी अनुच्छेद 356 का उपयोग करना पड़ेगा।
वो इतने आशावादी इंसान थे, पर इसको रखना जरूरी था क्योंकि हमने 565 जो देसी रियासतें उठाई थी, वो देसी रियासतें आप मिल तो गई अम्बेडकर सॉरी पटेल के, सरदार पटेल के प्रयासों से, लेकिन वो भारत के साथ जुड़ी रहे। इसके लिए जरूरी था कि केंद्र को इतनी अधिक ताकतें दी जाए कि समय आने पर उनमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आपने संविधान इस आशा के साथ बनाया था कि हमें 356 का आजाद भारत में कभी उपयोग ही नहीं करना पड़ेगा। ये कथन कहा अम्बेडकर जी ने, उनका विचार। अब आज इस अनुच्छेद को हम हमारे देश में लगभग 128 बार लगा चुके हैं, और 128 बार अनुच्छेद 356 का उपयोग दुरुपयोग करने का किसने किया ये काम? हमारी राजनीतिक पार्टियों ने। लगभग उसमें से 100 बार तो जरूरत नहीं थी, पर हमने विद्वेष की भावना से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का असर किसी ने भी नहीं छोड़ी। अब आप आज अगर ये कहने लग जाओ कि संविधान की कमी है, तो माफ करना मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान की स्थिति तो वह है कि आप बाजार में चाकू खरीदने जाइए, तो चाकू तो सब्जी काटने के लिए मिलता है, आप इस चाकू से आप आदमी काटने लग जाइए, तो किसकी त्रुटि है, संविधान की या उसके उपयोगकर्ताओं की? इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमने संविधान का इम्प्लीमेंटेशन जो करने वाले लोग आए हमारी शासन सत्ताओं ने, उसने संविधान की जो स्पिरिट थी उसके अनुरूप काम नहीं किया। तो जो आज भी समाज में द्वेष है, समाज में अवसरवादिता है, छोटे बड़े का भेद है, जातिगत संघर्ष है, क्षेत्रवाद, भाषावाद और जाने क्या क्या, मीडिया इससे कोई अछूता नहीं है, राजनीति भी अछूती नहीं, प्रशासन भी अछूता नहीं है, तो उसके पीछे संविधान का कोई दोष नहीं है। इस संविधान ने तो इतनी ताकत दी है कि हम संविधान को वो दस्तावेज बताते हैं कि साहब आप जब सो रहे होते हैं सब लोग, तब आपकी रक्षा कौन कर रहा होता है? तो चाणक्य कहते हैं जब सारी दुनिया सोती है तब दंड आपकी रक्षा करता है, और इस दंड का विधान संविधान करता है। तो आज की तारीख में हम खुल करके राष्ट्रपति के लिए बोल दीजिए, आप प्रधानमंत्री के लिए बोल दीजिए, मानव जी के खिलाफ बोल दीजिए, पत्रकारिता के खिलाफ बोल दीजिए, इतनी अधिक स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता की सीमा तक जारी, लिमिटलेस जो फ्रीडम आपको मिली हुई है, ये संविधान में है। क्योंकि जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय 1948 में 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार घोषणा हो चुकी थी। उसमें 30 बेसिक राइट्स बताए गए थे, ह्यूमन डिग्निटी के लिए तो चाहिए ही। संयोग से हमने उनमें से 10-12 वो रखे जरूरी। अब तो बिल्कुल गिनती के आप 5-7 गिना सकते हो। संपत्ति जैसे अधिकार तो हमने हटाए ही, और कुछ अधिकारों को हमने नीति निर्देशक तत्वों में डाला, लेकिन इतनी सफाई के साथ इतनी जो शिल्पकारी की गई है इस संविधान में, वो देखिए जो बहुत असेंशियल थे वो आपने मौलिक अधिकार में डाले, और जो जरूरी थे वो आपने कानूनी अधिकार में डाले। जैसे वोट डालना आपके लिए लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं। अब आप किसी दिन बूथ पे गए, आपका कोई वोट डाल गया तो टेंडर वोट डल जाएगा, लेकिन आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जाओगे। लेकिन इस संविधान में खुद अंबेडकर साहब जो कह रहे हैं, और बहुत अनूठी चीज है साहब, वो अनुच्छेद 32 फुर्सत से फिर पढ़िएगा। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5 जो रिट लगती हैं, जिसमें हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सर्टियोरियरी है और को वारंटो है। ये 5 जो रिट लगती हैं ये पूरे संविधान की आत्मा है। उन्होंने कहा अंबेडकर ने कि मेरी नजर में इस संविधान के सर्वश्रेष्ठ कोई अनुच्छेद है तो 32 नंबर का अनुच्छेद है। दुनिया के 90% संविधानों में ये रिट लिखी हुई नहीं है, और हमने बाकायदा जो बहुत एसेंशियल थी कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को आपने बंद बना लिया, अब उस व्यक्ति को छुड़वाना है, तो एक बार आप हैबियस कॉर्पस लगा करके देखिए। मेरे एक मित्र हैं राम हनुमानगढ़ कॉलेज में साहब, वो किसी लड़की से प्रेम करते थे। अब लड़की ब्राह्मण के, मित्र हमारे मेघवाल है एससी की और गवर्नमेंट के लेक्चरर बॉटनी के। अब वो प्रेम विवाह में जब दिक्कत आने लगी तो घर वालों ने उस लड़की को कहीं भेज दिया, मामा नाना कहीं भेजा होगा। अब ये दोनों बालिग लोग आपस में मिले नहीं, बताइए शादी कैसे हो? तो हमने राजस्थान हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस लगाई, अधिकार ये सॉरी व्यक्ति को आप सामने लेकर के आइए, बंदे प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं हिंदी में। तो हैबियस कॉर्पस जब लगाई तो रिट लगाते ही जयपुर के उस जमाने में एक एसपी होता था, अब तो 2-3 हो गए, एरिया वाइज कमिश्नरेट आ गया। वो एसपी साहब को पर्सनली उपस्थित होना पड़ा और उनसे कहा गया 10 दिन में लड़की को आप कोर्ट में लेकर के आइए, और वो लेकर के आए। आप सोच सकते हैं इस अनुच्छेद, जरा सा अनुच्छेद, कोई खर्चा नहीं लगा, और आप कोर्ट में गए, और एसपी साहब की बाध्यता थी कि आप किसी थानेदार उसको नहीं कहेंगे कि लड़की ढूंढ के लाओ,
लड़की वालों के घर वालों तक गए एसपी साहब और आईपीएस को देखते घर वालों निकाले जाओ लड़की, बालिग लोग थे, उनकी शादी हुई, आप वो दोनों 20 साल हो गए इस बात को, अच्छा बढ़िया दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं। अब ये छोटा सा अनुच्छेद, छोटी सी एक रिट है, मैं एक उसका उदाहरण बता रहा हूँ। दूसरे जो बचे वाले जो भाग हैं जो जरूरी थे, जैसे बालकों को शिक्षा, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह, श्रमिकों के अधिकार हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन है, इस महिलाओं के स्पेशल प्रोटेक्शन के अधिकार है, वनों की रक्षा है, ये गिनती के जो 15-20 जो बच गए थे, इनको हमने डाला नीति निर्देशक तत्वों में। इनकी चर्चा करते समय हुए उन्होंने ये कहा कि ये जो भी भविष्य में लोक प्रशासन के लोग होंगे, आईएएस अधिकारी और मंत्री होंगे, उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स का काम करेंगे। अर्थात ये आप इन्हें कोर्ट में तो चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन सरकार की जितनी भी सोशल वेलफेयर की पॉलिसीज होंगी, वो सारी की सारी नीतियां इन नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी के लिए के अनुरूप बनेंगी। और आज आप देखिए, आजादी के बाद भारत की जितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी, जितनी वेलफेयर की स्कीम बनी, वो सारी की सारी आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक के हिस्से में आपकी आई हुई है। अब जिस व्यक्ति ने कल्पना कर ली हो कि इस देश की क्रांति लाने के लिए जरूरी चीज है शिक्षा, जरूरी चीज है एससी एसटी के अधिकार देना, जो पिछड़ा दमित वर्ग है उसके लिए आपने आरक्षण की व्यवस्था बाकायदा संविधान में की गई थी, और उसका परिणाम ये निकला कि आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं 70 साल के भारत में क्या सामाजिक क्रांति आई। तो बेधड़क आप कह दीजिए दमित पिछड़े वर्ग का एक शक्ति के रूप में उदय होना, एक शक्ति के रूप में आज आपके पास एससी एसटी है। अगर किसी को याद हो, शायद 1 अप्रैल 2019 थी जब सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी आरक्षण के खिलाफ एक फैसला आ गया था, तो केवल व्हाट्सएप पे मैसेज के बेस पर पूरे देश में भारत बंद करवा दिया गया था। ये शक्ति का अनुमान लगे। आज कोई भी पार्टी देश में कहीं पर भी, मैं बसपा सपा या बहुजन समाज पार्टी जिनकी नहीं करो, कोई भी राज्य हो, क्या वह इस वर्ग को छोड़ करके, जो पिछड़ा वर्ग रहा सदियों से, उसको छोड़ करके क्या राजनीति की कल्पना कर सकता है क्या? हजार प्रकार की कमियों के बावजूद आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये एक बड़ी क्रांति देश में आई है। एक चेतना आना, उस समाज का खड़ा होना, राष्ट्र निर्माण में उसका योगदान देना। उनका तो शुरू का शायद दूसरा तीसरा आर्टिकल है जिसमें ये कहते हैं, मराठी में लिखा हुआ है, उसमें कह रहे हैं, उस आवाज को कहने लग रहे हैं कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग है ये तो हलवाई का काम करता है, मतलब किसी के यहाँ खेती पे बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर की तरह खेती का काम करने लग रहा है, इसके पास तो हल चलाने का काम है। जब तक इस हल को आप बंदूक में नहीं बदल सकते, शक्ति में नहीं बदल सकते, क्योंकि तो विचारों में कई जगह कम्युनिस्ट भी दिखाई देते हैं आपको, जब तक आप इसको शक्ति में नहीं बदल सकते तब तक सामाजिक रिफॉर्म की आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए इस वर्ग को वो चाहते, संविधान में ये लाइन भी लिख सकते थे कि सदा के लिए आरक्षण किया जाएगा, लेकिन उनकी कल्पना ये थी कि लगभग 2 दशक में एक बड़ी पीढ़ी शिक्षा पार करके नौकरियों में जाएगी, इस वर्ग में चेतना आएगी। पर इस सामाजिक व्यवस्था में इतनी जटिलताएं थी कि ऐसा हुआ ही नहीं, और स्थितियां इतनी विकट हुई थी कि जब हिंदू कोड बिल आया था, वो हिंदू कोड बिल तो बाकायदा हिंदुओं की जितनी परंपराएं चल रही थी, इनका कोडिफिकेशन करना चाह रहा था, इनका संहिताकरण करना चाह रहा था। और वो पंडित नेहरू, उनके विचार, गांधी जी पर तो आरक्षण पूना पैक्ट के टाइम नहीं मिले थे, और पंडित नेहरू के साथ हिंदू कोड बिल के टाइम उनके विचार मेल नहीं खाए थे, क्योंकि वो जब संविधान में उन्होंने डाला समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तब उन्होंने कहा था कि एक ऐसी कोड बने, वो हिंदुओं वाले नहीं, पूरे राष्ट्र की एक कोड ऐसी बने जो सबके जाति धर्म, भाई बहन, ब्याह शादी, तलाक, विधवा, जमीन बंटवारा, वो सारी चीजें आप एक उस पे करिए। उनका ये आग्रह कतई नहीं था कि आप इसको हिंदुओं के अनुरूप करिए, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं, ये नहीं हो सकता। उनके तो ऐसे कई आर्टिकल है, कई भाषण है। जब उन्होंने ये नागपुर में जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, मरने के थोड़े दिन पहले की बात है, 1956 की, अक्टूबर 56 में जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तब उन्होंने ये कहा था कि मैं परेशान हो गया हूँ। ये बात तो उन्होंने 1936 के आसपास ही कह दी थी कि ये हिंदू धर्म मेरी आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं है, और इसमें मेधावी प्रतिभा हूँ, आप तो केवल दलित के आधार पर लोगों का देख रहे हो, ये तो देखते नहीं कि व्यक्ति प्रतिभावान है, तो मैं किसी दिन अपना धर्म बदल लूंगा। लेकिन ये परेशान होकर उन्होंने 20 साल बाद
मतलब समाज को राजनीतिक 29 साल तो दिए, 1956 में आकर के उन्होंने बौद्ध धर्म परिवर्तित किया। उस धर्म सम्मेलन में ये बात भी कही गई थी उनके द्वारा कि मेरे समाज के जो लोग, आप लोग हो, हजारों लोग इकट्ठा हुए थे उस दिन, और वो बड़ी सभा भी थी और उनके डायबिटीज हो गई थी, तो उनके स्वास्थ्य भी उन दिनों ठीक नहीं रहता था। तब उन्होंने ये कहा था कि जो लोग पढ़ लिख गए हैं दलित समुदाय के और कारणों से सशक्त थोड़ा थोड़ा हुए हैं, आजाद हुए देश को लगभग 10 साल हो गए थे उनके इस कथन पे, तो वो सब लोग जो दलित समुदाय के पढ़ लिख करके अच्छी स्थिति में आ गए हैं, वो अपने गांव के, अपनी बस्ती के दूसरे दलित भाइयों का उत्थान करें, ये थी उनकी आकांक्षा। तो अब जो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो अपने अपने समाज का अवलोकन करें, ऑब्जर्वेशन करें, क्या अंबेडकर साहब का ये सपना पूरा हुआ क्या, जो लोग इस स्थिति में हैं कि वो अपने साथियों की सहायता करें, वो तो हुआ नहीं। अब हमने जो कम्युनल अवार्ड के नाम पे जो आरक्षण की व्यवस्था ली थी, आज बड़े हिस्से ने इसको एक अधिकार के रूप में ले लिया। अब जो आरोप लगाए जाते हैं वो अपनी किस्म के हैं कि ओबीसी में आपने क्रीमी लेयर कर रखी है, एससी में आपने क्यों नहीं कर रखी। बहुत सारे परिवार हमारे राजस्थान में भी ऐसे, मैं भी कईयों को जानता हूँ, भानावत जी को भी परिचय है उन लोगों से जिनके एक ही परिवार से 10-10 IAS IPS 3-3 4-4 पीढ़ी से निकले हैं। अब समाज जो सवर्ण वर्ग जिसको विद्रोह करने की स्थिति आई हुई है, या 1990 में जो वीपी सिंह के टाइम आंदोलन उठा था बीपी मंडल कमीशन के बाद में, सवर्ण वर्ग ने बड़ी आत्महत्याएं करी थी साहब, उस गोस्वामी केस से लेकर के राज तक बड़ा आग उठी। अब इस विषय पर भी चिंतन तो किया जाना ही चाहिए, क्यों समाज की एक डिमांड है, तो सभी लोग यदि एक समस्या को अपने उसके साथ नहीं लेके चलेंगे तो ये भी अपने आप में अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं बन रहा है। अंबेडकर जी का संविधान बनाते टाइम उन्होंने तो संविधान में एक एक बढ़िया अनुच्छेद डाल दिया। अब संविधान के अनुच्छेद में कोई कमी नहीं है, स्थिति इतनी शानदार है कि SC/ST कमीशन को बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया। ऐसी बॉडी, इसके व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, बीच में आप उसे हटा नहीं सकोगे, और उसके पास सिविल कोर्ट की पावर होंगी, और उसकी प्रत्येक रिपोर्ट आप पार्लियामेंट में रखोगे, और रिपोर्ट आपने कोई नहीं स्वीकार करी तो कारण सहित आप सरकार बता करके देगी ये रिपोर्ट क्यों स्वीकार नहीं करेगी। तो जिस व्यक्ति का चिंतन इतनी दूर का था कि भविष्य में अगले 10-20-30 साल नहीं 100 साल तक इस संविधान को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, ये सारी कल्पना तो अपने वाद विवाद में बोले हुए हैं। और जिस 370 के लिए दुनिया जहान की स्थितियां विकट रही हैं, इस 370 के उन्होंने खिलाफ अपना वक्तव्य दिया था। उन्होंने तो वाद विवाद चर्चा में पंडित नेहरू से खूब बहस करी है कि आप ये जो हमसे सहायता चाहता है कश्मीर, जो हमसे सुरक्षा चाहता है कश्मीर, जो हमसे विकास चाहता है कश्मीर, जो हमसे शामिल होना चाह रहा है, वो अलग से स्टेटस क्यों मांग रहे हैं, एक देश में आप कितने प्रकार के देश बनाएंगे। तो वो तो इस प्रकार की विविधताओं के समर्थक ही नहीं थे। तो वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उदय है अंबेडकर साहब का, जो 20-30-50 साल को दूर तक देख रहे हैं। वो अपने परेशानियों को झेल करके एक बंदा आगे बढ़ता है, अपने समाज को परेशानियों को जीता है, और शिक्षा से इसे बदला जा सकता है, कानून से इसे बदला जा सकता है, इस गुरु मंत्र को जान लेता है। तो उसने अपनी तरफ से इस संविधान में किसी प्रकार का ऐसा कोई लोचा नहीं रखा। कोई भी बंदा उस संविधान को आज भी खोल करके बताते साहब इसमें ये कमी है, संविधान में तो कोई कमी नहीं, मैं फिर वही आऊंगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने की दिक्कतें हुई ना। और जिस राजनीति है दल बदल के कानून हमने इसमें 4 बार संशोधन कर दिए, ये तो वो डाल के भी नहीं गए थे अंबेडकर साहब, तो हमने बाद में इसको डाला, इसमें 4-5 करने के बाद आज भी हमसे उठा नहीं है। और आज भी स्थिति ये है कि साहब किसी भी राज्य की सरकार बदल लीजिए, किसी भी लोगों को खरीद लीजिए, आप कैसी भी चाहे व्यवस्था कर लीजिए, ये संविधान में कहीं नहीं लिखी हुई है। और लोग लठ लेकर के खड़े हो जाते हैं कि साहब ये संविधान की कमी है। अरे भाई साहब, इस संविधान में तो ऐसी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस संविधान को बनाते समय उन्होंने तो ये भी कहा था कि आप संघीय ढांचा खड़ा कर रहे हैं, मतलब केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है, लेकिन राज्यों को आपने जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन उसके अधिकार कम दिए हैं, जो कमाई के पूत हैं वो सारे के आपने केंद्र सरकार को दिए। वो तो इसके भी विरोध में थे पंडित नेहरू के, साहब आप ये क्या डाल रहे हो, संतुलित तो करो राज्यों को। तो आप संविधान शिल्पी ने संविधान बना दिया, गढ़ भी दिया, लेकिन जो जो प्रॉब्लम हुई वो चीज तो उनकी बहस में उनकी कही हुई है। तो संविधान के निर्माण के लिए आप उन्हें श्रेय दीजिए, लेकिन संविधान की जो कमियां रही हैं
उसके लिए कोई अम्बेडकर को कहे, मैं तो साहब इस वर्ग का हूँ, कोई ये कहे साहब मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं SC/ST कम्युनिटी का हूँ, नो मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो देखा है, पढ़ा है। मैं 395 अनुच्छेद तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ, मैं जितना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, मैं ये कहूंगा कि इसमें इतनी बेहतर, इतनी शानदार तरीके से बात कही गई है इस संविधान में कि आप इस संविधान के भरोसे आजादी से आज तक अपनी डेमोक्रेसी को बचाए हुए रहे हैं। जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है ना, वो इतना शानदार है साहब कि विधायिका बिल्कुल अलग है, कार्यपालिका बिल्कुल अलग है, न्यायपालिका बिल्कुल अलग है, सेपरेट सेपरेट है और फिर भी संतुलित है। आप एक ना सेकंड बैलेंस का जो संविधान की एक एक व्यवस्था आप देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। तो जब आप पढ़ें और उसका अर्थ निकालें तब आपको लगेगा कि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर का कितना भारी योगदान है, और उस योगदान की वजह से हम आज आजाद भारत में शान के साथ, मेहनत के साथ, गरिमा के साथ और इज्जत के साथ दुनिया जहान में हम खड़े। और जब अभी अपना चौथी बार इन्होंने, नेपाल ने अपना संविधान ठीक किया, अब बनाया उन्होंने चौथी बार, तब उन्होंने भारतीय संविधान की पूरी नकल करी। अब तो आप क्या कहेंगे, इस नेपाल को जो अब अपना चौथा संविधान बनाना पड़ा और उन्होंने भारतीय संविधान की नकल करनी पड़ी है, तो साहब अब क्यों? इसका मतलब उसमें इतनी अधिक अच्छाइयां इस संविधान में है कि दूसरे राष्ट्रों ने जो जो भी आजाद होते हैं वो भारतीय संविधान के डॉक्यूमेंट को देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप कोई मकान बनाएंगे तो आप जब अपना मकान बनाते हैं तो बगल वाले मकान देख के आते हो कि भाई आपने सीढ़ी किधर से करी है, किचन किधर बनाई है, छत को किधर लेके गए हो, 2 कमरे किधर निकाले, तो आप देखते जो चीज पहले चल रही होती है। तो दुनिया के जो पहले संविधान बने हुए थे उनकी अच्छाइयां हमने ली, पर हमने किसी एक संविधान को यूं कहीं तो हमने कॉपी नहीं किया। हमने दुनिया जान के संविधानों को देख करके हमने हमारा जो मकान बनाया है इसमें हमने इतनी अच्छाई के साथ बनाई कि इसमें हमारी सब लोग सुरक्षित हैं, हमारा हवा पानी सुरक्षित है, डेमोक्रेसी सुरक्षित है। समस्त प्रकार के झंझावतों के बावजूद यदि भारतीय लोकतंत्र, जब जब लोगों को लगा कि लोकतंत्र नहीं बचेगा, समस्त प्रकार की दिक्कतों के बावजूद ये लोकतंत्र जीवित है, ये लोकतंत्र फ्लरिश कर रहा है, ये लोकतंत्र दुनिया में झंडा गाड़ता है। हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। इसका मतलब ये नहीं कि हम 135 करोड़ लोग हैं, वजह यह है कि भारत के लोग आज भी एक बार में 31 लाख लोगों का चयन करते हैं। हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं हमारे देश में, नगर पालिकाओं में 8 लाख के आसपास, पंचायतों में 22 लाख के आसपास, 1,500 के आसपास हमारी संसद में, 6,500 के आसपास हमारी विधानसभाओं में, और स्टूडेंट यूनियन, सब जिनको हम वोट डाल करके चुनते हैं, उन लोगों की संख्या इस देश में 31 लाख है। दुनिया के 250 देशों में से 70 देशों की टोटल पॉपुलेशन 31 लाख नहीं है, इतने लोग तो हम चुनते हैं। तो भारत के लोगों में एक तो लोगों के मन मस्तिष्क में राम समाया हुआ है भारत की प्रत्येक कोशिका में, और दूसरे नंबर पे 1000 प्रकार की समस्याओं के बावजूद हमारे प्रत्येक आचरण में, बोलचाल में, जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में, फिलोसफी में डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। उस डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत करी है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में। इतना ही कहना सर आज, तो फिर कभी कहेंगे बड़ी बात। चलिए कटारिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को रेखांकित किया, किस तरह से उन्होंने संविधान निर्माण में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वाह किया। वस्तुतः ऐसे ही लोगों के हाथ में जब नेतृत्व होता है तो ऐसे ही महापुरुषों को हम युग दृष्टा कहते हैं, जिन्होंने बहुत पहले उस भविष्य को कहीं महसूस किया, क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं, उन सारी चीजों को कहीं संविधान के जो प्रावधान थे उसमें इन्होंने समाहित किया। आपने पिछले आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद का जो 70-75 वर्ष का जो समय है, किस तरह से वो सारी चुनौतियां आई और कैसे इस संविधान ने अपने उस विशिष्ट स्वरूप को कायम रखा, और किस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर का उसमें रचनात्मक योगदान रहा, उसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या की। क्योंकि आप स्वयं संविधान के अध्येता हैं, शिक्षक हैं, बहुत विस्तार से बात की जा सकती थी, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। संयोग से प्रोफेसर सुधीर गवाने अभी तक जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैंने संदेश भी किया, कॉल भी किया, संवाद नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब वो शायद हमसे नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन हमारे पास जो मुझे पृथ्वी सेंगर है, हमारी इसकी जो तकनीकी पक्ष संभाल रही हैं, हमारी शोधार्थी है जो फिल्मों पर अपना PhD बहुत जल्दी सबमिट करने वाली है, उन्होंने बताया कि इस आयोजन में, इस वेबिनार में 201 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। हालांकि उपस्थिति कम है,
लेकिन विदेशों से भी काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अल्जीरिया, इन देशों से भी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इस वेबिनार में है। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि हम लोग इसकी पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और जो रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पर हुए हैं हम उन सबको उनके मेल के ऊपर इसकी पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो भिजवाएंगे, ताकि जो लोग समय के कारण अभी नहीं जुड़ पाए वो आने वाले समय में इसके साथ में एसोसिएट हो सके और इस चर्चा का लाभ उठा सके। अब कुछ समय अपने पास है, वैसे समय काफ़ी हो गया है, लेकिन जो हमारे इसमें जुड़े हुए महानुभाव हैं देश के अलग अलग अंचलों से, उनमें से यदि किसी की कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई सवाल हमारे एक्सपर्ट साथ हो, बहुत संक्षेप में वो आमंत्रित हैं अपनी बात कहने के लिए। अपना माइक अनम्यूट करें, माइक ऑन करें और अपनी बात को कर सकते हैं। कोई भी मित्र यदि अपनी को टिप्पणी संक्षेप में। मुझे लगता है कि शायद कोई भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन या जिज्ञासा का भाव नहीं है। हमारे विशेषज्ञों ने सारी बातों को बहुत ही सहजता के साथ आपके सामने प्रकट किया है। तो मैं अंत में हमारे जो आज के तीनों एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर सुरेंद्र कटारिया, डॉक्टर रत्नमाला और तुषार गायकवाड़ जी, इनके प्रति आभारी हूँ। मृणाल जी दिखाई दे रहे हैं। मृणाल जी, आप कुछ बात कहना चाहें? बस यही कहना चाहूंगा कि सुरेंद्र जी जिस तरह से, जिस बखूबी उन्होंने हमारे जो संविधान है उसकी जो फाइनल नुआंसेस एंड पॉइंट्स को बताया, ये बिल्कुल आंखें खोल देने वाली बात है। आई गेस ये जो रिकॉर्डिंग हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स में पहुंचा सके तो दिस विल बी अ सर्विस फॉर द स्टूडेंट्स। ये हम कर सकते हैं। मनाल जी, ये रिकॉर्डिंग्स और ये जो अपने पोस्टर्स हैं, मैं डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से रफली करीब 25 से 30 हजार लोगों तक पहुंचता हूं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़े समुदाय तक अब कितने लोग देख पाते हैं, कर पाते हैं, ये बड़ा मुश्किल है कह पाना, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि ये चर्चा कहीं एक सार्थक मोड़ ले पाए। तारिक बदर जी कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार भानावत जी, बहुत अच्छा लगा। ये बड़ा रोचक और बड़ा इंफॉर्मेटिव आपका सेशन चला है। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है या रिक्वेस्ट है कि दलित समाज को उपेक्षित रखा गया है और ये बहुत ही हमारा दुर्भाग्य रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आज की परिस्थितियों में कहना चाहता हूं कि दलित समाज के साथ जो अल्पसंख्यक समाज है उसको भी उसी की तरह उपेक्षित रखा जा रहा है। तो इस बारे में हमारे जो यहाँ पे जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उनका क्या विचार है? हम लोगों को सबको एक भारतीय समाज की स्थापना करनी है, न कि समाजों की। धन्यवाद। कटारिया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो आपने, तारिक बदर जी हमारे साइंस कम्युनिकेशन के बड़े जाने माने विशेषज्ञ हैं और हमारी कई कार्यशालाओं में उनकी सहभागिता रही है और संयोग से आज वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो कटारिया जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहें? देखिए, तारिक सर ने सवाल बहुत वाजिब उठाया है कि जो अल्पसंख्यक, विशेषतः मुस्लिम वर्ग, क्योंकि अल्पसंख्यक में भी साहब कोई जैन और सरदार सिख अल्पसंख्यक है, लेकिन ये पिछड़े हुए तो नहीं है। लेकिन मुस्लिम की स्थिति, इसमें कोई संदेह नहीं साहब। मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कहूंगा, जो दलित समुदाय आज देश में है उससे भी नीचे मुस्लिम कम्युनिटी है। जो राजेंद्र सिंह सच्चर समिति की जो रिपोर्ट आई थी 10-15 साल पहले, तो जस्टिस सच्चर ने जो बताया था वो फिगर हमने, मेरी किताब है उसमें हमने बड़ा डिटेल दिया, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन करके किताब, सामाजिक प्रशासन। केवल 4% मुस्लिम भारतीय लोक सेवाओं में नौकरी करते हैं, केवल 4%। और SC ST की दोनों की संख्या लगभग 26% है। 16 + 12 करो 28, तो ये भी नहीं है, मतलब जितना संविधान के प्रदत्त है उतना तो अभी ये भी नहीं पहुंचे। पर मुस्लिम की स्थिति तो बहुत ही पुअर है सभी जगह। अब उसका बड़ा कारण मैंने जो समझा है वो ये कि 1947 के जमाने में जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय था, बड़ा हिस्सा, मतलब सब नहीं, जो राजा रजवाड़े नवाब थे साहब, वो तो नवाब ही थे, उनकी नहीं कह रहा मैं, तो जो एक आम मुस्लिम था वो
दलित जैसा ही था। 1950 ऑनवर्ड में जितनी भी स्कीम आई वो SC/ST ओरिएंटेड स्कीम आई कि साहब आपको ये इंदिरा आवास योजना है, ये आपको जीवन ज्योति योजना है, ये मातृत्व लाभ योजना है, ये छात्रवृत्ति योजना है, ये सारी योजनाएं SC/ST ओरिएंटेड आई। और नतीजा ये निकला कि जो हिंदुओं का जाति आधारित सारी व्यवस्था हुई ना, झगड़े की जड़ तो जाति है सब, तो हिंदुओं का जो दलित वर्ग था ये काफी अधिक विकसित हुआ, सब नहीं लेकिन एक बड़ी क्रांति तो इस वर्ग में आई। लेकिन जो इसके एट पार उस जमाने का जो मुस्लिम था वो अभी भी रिक्शा ही चला रहा है, टांगा चला रहा है, 10-15 भेड़ बकरी उसके घर में रखेगा, या रंग रोगन का काम करेगा, लोहे का करेगा, या माता के दरबार बनाएगा, या वेल्डिंग का काम करेगा, स्कूटर सुधारेगा, बिल्कुल मिलाकर मजदूरी का काम उसके पास है वो। और मेनली शहरों में स्थित, गांव में बहुत कम मुस्लिम है तो सही, पर उतनी अधिक संख्या में नहीं है जितने के SC/ST के लोग पाए जाते हैं। तो सर फिर ये तो बहुत लेट 15 सूत्री जो प्रोग्राम आया इंदिरा गांधी के टाइम 1983 के आसपास शायद, तब जाकर के थोड़े बहुत स्कीम्स वगैरह आई, फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय बना, और इस मंत्रालय के बाद फिर बहुत सारे मदरसा बोर्ड वगैरह, वक्फ सोसाइटियों के नियम बनाए गए, तो थोड़ा सुधार तो आने लगा, लेकिन वो गति उतनी अपेक्षित तो साहब नहीं रही, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं फिर उसी बात को फिर कहूंगा कि इस समुदाय के जो पढ़े लिखे अग्रणी लोग थे उन्होंने उतना प्रयास भी नहीं किया। लेकिन आप यदि इसका उदाहरण देखना चाहो तो देखिए साहब, उदयपुर में एक कम्युनिटी है मुस्लिम में, बोहरा कम्युनिटी, जो सैयदना जिनके धर्म गुरु है, बोहराओं में 100% सर साक्षरता है, 100%, और बोहराओं में कोई गरीब नहीं पाया जाता। आज भी कम्युनिटी भोजन बनता है उनका एक टाइम शाम का बोहराओं में। उसकी वजह क्या थी? 1902 में मेवाड़ में, उदयपुर में बोहराओं ने अपने लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिया था एजुकेशन का। तो सारा खेल तो एजुकेशन के आसपास है, पहले एजुकेशन की जाए, और फिर जो समाज के बदर साहब जो प्रभावशाली लोग हैं ना, वो दूसरे साथियों को, सिख कम्युनिटी करती है इस काम को, अपने उन लोगों को उठा के साथ लेके चलती है जो पिछड़े हुए हैं। ये काम समुदाय ने नहीं किया, सरकारों ने, माफ करना, ये तो वोट तुष्टिकरण वाला काम किसी भी पार्टी ने कसर नहीं छोड़ी साहब, एक उपकरण बना लिया है। अब हमारे जैसे इन मंचों पर तो क्या है, लेकिन हाँ एक विचार की उत्पत्ति होती है, बात आगे बढ़ती है, जहाँ कहीं भी कोई नीतिगत इनपुट दिया जा सकता है तो दिया जाना चाहिए। वो मतलब मुस्लिम भाइयों का जो होना चाहिए था उतना विकास तो साहब भेदभावपूर्ण ढंग से इस राष्ट्र ने नहीं किया, मेरा मत तो यही है। धन्यवाद, आपने बहुत काफी विस्तार से बहुत अच्छा इन्होंने कहा है, विश्लेषण किया है इसका। और कोई हमारे मित्र कुछ कहना चाहें, टिप्पणी करना चाहें? चलिए, मेरे ख्याल अब नहीं है कोई, तो मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभारी। तीनों हमारे विशेषज्ञ, प्रोफेसर मृणाल चटर्जी जो भारतीय जनसंचार संस्थान ढेंकानाल में क्षेत्रीय निदेशक हैं, और भाई तारिक बदर जी का भी आभारी हूँ जिन्होंने इसमें अपने टिप्पणियाँ प्रस्तुत की, और जो सारे मित्र अलग अलग क्षेत्रों से इसमें जुड़े उन सबके प्रति, पृथ्वी सेंगर जिन्होंने इसका टेक्निकल पार्ट संभाला, आप सबके सर्टिफिकेट्स उनके माध्यम से बहुत जल्दी हम पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और शीघ्र ही ऐसे ही किसी विषय पर फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.